आपका साथ देने के लिए सैंपल पेपर नंबर 7 लेके दोस्तों मैं आपके बीच में आ चुका हूं, आपका अपना दोस्त नितेश बजाज, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड का पेपर है कल, तैयारी अच्छे से करके चलिए। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी। इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं दोस्तों। मजा ही आ जाएगा सैंपल पेपर सॉल्व करके, और तैयारी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी और आपके अंदर मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यस मुझे सब कुछ आता है बिजनेस स्टडीज़ में, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। मोटिवेशन मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलने वाला है और आप बहुत अच्छा एग्जाम लेके आएंगे। कल जैसे आपके सामने पेपर आएगा आपको सब कुछ आता होगा, आप सीरीज वाइज एक के बाद एक आंसर लिखते जाएंगे और घर आके फील करेंगे कि वाओ फाइनली मेरा पेपर बहुत 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 अच्छा हो गया। डेफिनेटली फीलिंग आने वाली है दोस्तों। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए सैंपल पेपर नंबर 7। शुरू के 5 सैंपल पेपर दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। शुरू के 4 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के हैं, ध्यान रखे चलेंगे 2-2 मार्क्स के हैं। उसके बाद उससे अगले 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं और उससे अगले 4 क्वेश्चन हमारे 5-5 मार्क्स के हैं, ध्यान रखे चलेंगे। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, लिखा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग विच इज टू बी टेकन बाय द कंपनी। ओके, स्टाफिंग के अगले 3 स्टेप पहचाने हैं दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रेशमा इंडस्ट्री लिमिटेड हैव सेलेक्टेड, सिलेक्शन हो चुका है, हैव सेलेक्टेड मनीषा, नीथू, गरिमा, आनंद वगैरह वगैरह सबको सेलेक्टेड। सेलेक्टेड का मतलब सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। स्टाफिंग की प्रोसेस हमारी होती है दोस्तों ERSP TPPC, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन हो चुका है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिस इंसान को जिस चीज़ के लिए रखा गया है उस पोजीशन पे उसको बिठाया जाएगा, समझाया जाएगा बेटा ये काम है आपका, आपको ये करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, ये मिस्टर गुप्ता है, मिस्टर शर्मा है, ओरिएंटेशन कर जाएगी, उसको फैमिलियर बना दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसको हम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के आगे चलते हैं। अगला वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया दोस्तों। वर्कलोड एनालिसिस पर आता है टाइप एंड नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, कितने लोग चाहिए, कैसे कैसे प्रकार के लोग चाहिए, ये वर्कलोड एनालिसिस बताता है। जबकि वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कितने लोग हैं और उनमें से कितने लोग ओवरबर्डन है, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है, अंडर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, ये हमें बताता है वर्कफोर्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या रहा है, गिव द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विद रेफरेंस टू द अबव सिचुएशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट, द टारगेट प्रोडक्शन इज 150 यूनिट्स पर डे पर वर्कर विद डेविएशन परमिसिबल अप टू 5 यूनिट्स, मतलब 5 ऊपर 5 नीचे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 150 का टारगेट है, 145 और 155 अलाउड है, इसके बीच में कुछ भी हो जाए। इन द लास्ट 2 मंथ इट इज ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वैरीज बिटवीन 148 एंड 152 पर यूनिट पर वर्कर। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट एक्सेप्शन कहता है कि भैया आटे में चुटकी भर नमक चलता है, 19-20 का फर्क चलता है, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट 150 का है, 5 ऊपर 5 नीचे चलेगा। इनका जो प्रोडक्शन आ रहा है 148 152 आ रहा है, मतलब परमिसिबल लिमिट के अंदर आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग टारगेट अचीव्ड ही मानेंगे, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल सबको पता है क्या होता है। ट्रेजरी बिल 25,000 रुपये और उसके मल्टीवर्स में चलता है, सबसे सिक्योर, सबसे अच्छा RBI के द्वारा इशू करने जाने वाला, और इसका अच्छा खासा 1 साल तक का टाइम पीरियड भी है, मैच्योरिटी पीरियड अपना। ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों RBI के द्वारा इशू करे जाने वाला, इसका नाम है ट्रेजरी बिल, जिसको हम जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क के क्वेश्चन शुरू हो गया दोस्तों। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सीता एंड लक्ष्मी, और उसकी लिमिटेशन भी पहचाननी है कौन कौन सी है। सीता एंड लक्ष्मी आर वर्किंग सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। वन डे ड्यूरिंग द टी ब्रेक सीता इन्फॉर्म लक्ष्मी दैट सैलरी ऑफ मैनी एम्प्लॉयज विल बी रिड्यूस ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन। ओके, लंच टाइम, टी टाइम में ऐसी बातें करना, अगर कोई भी इंसान पकड़ा जाता है दोस्तों तो इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट की और बातें कर रही हैं और लंच टाइम के टाइम पे या टी ब्रेक के टाइम पर ऐसी बातें कर रही है, इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की लिमिटेशन है, रूमर्स फैलाती है बहुत रफ्तार से, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल की वैल्यू नहीं होती, पर्सनल गोल्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है, और इसके अंदर हमेशा डिले होती हैं चीज़ें, काम बहुत ज़्यादा डिले होती है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारी किसकी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ध्यान रख के चलेंगे। अगला लीडरशिप क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पहचानी है दोस्तों आपको। लीडरशिप आपको पता है एक ऐसा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का जिसमें या जिसके थ्रू मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ और विलिंगली इन्फ्लुएंस करता हूँ गोल को पाने के लिए। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो लीडरशिप है जिसमें लीडर सारे फैसले खुद लेता है और किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसे लगता है कि बस अपुनिज भगवान है, अपुनिज सब कुछ है अपना, तो उसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं दोस्तों। हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग के 3 फीचर कोई भी ले लेना है। डायरेक्टिंग के 3 फीचर, डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन को,
डायरेक्टिंग हमेशा टॉप से बॉटम की ओर आती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और डायरेक्टिंग हमारी ऑल परवेसिव है, हर लेवल पर प्रेजेंट होती है, ध्यान रख के चलेंगे, हर लेवल पर डायरेक्टिंग प्रेजेंट है फॉर श्योर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। मेरे फेवरेट, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स में भी यही तीनों है, वर्किंग में भी यही तीनों है, बेस्ट एकदम पॉइंट, इजीएस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस परफॉर्म बाय हिम, एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, कोई कंट्रोलिंग के प्रोसेस का स्टेप है और अगले 2 स्टेप पहचानने हैं मुझे। मिस्टर प्रकाश इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ शेड्स लिमिटेड, ही रेगुलरली प्रिपेयर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करें कि भाई इसका इतना काम, इसका इतना काम, इसका इतना काम, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रखा है। अगले 2 स्टेप पहचाने हैं दोस्तों, SMCAT अर्थात S सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो चुका है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुका है। अगला पॉइंट कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, और उससे अगला पॉइंट एनालाइजिंग डेविएशन। 2 पॉइंट बताने थे दोस्तों, लास्ट वाला पॉइंट अगर मेरे को लिखना पड़ता है तो उसका नाम है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ध्यान रखे चलेंगे। फिलहाल इसमें 2 ही बताने, तो एक रहेगा मेरा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड और एक एनालाइजिंग डेविएशन, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ चुके हैं, लीगल रिडेशन मशीनरी, पूरा मैकेनिज्म आपको समझाना है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या है, स्टेट कमीशन क्या है, नेशनल कमीशन क्या है, डिटेल वर्जन बनता है दोस्तों, बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, बनता है बहुत अच्छे से। और कंज्यूमर के 5 राइट बता दो, या फिर 5 राइट बहुत अच्छे से सबको पता है यार, बहुत ईजी राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। 6 राइट है, कोई से 5 लिखो और 5 में से 5 नंबर पाओ। आराम से 2 से 2.5 पेज तक बस आंसर ले जाना दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-2.5 पेज तो आराम से लिखना ही लिखना। जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन करो, मैं कहता हूँ दिल खोल के नोटबुक भरो, पैसे दिए हैं नोटबुक के, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैसा दिया है, आराम से भरो। बी शीट लेनी है बिल्कुल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन के साथ और बहुत ही अच्छे से सुंदर राइटिंग के साथ और सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ काम करिए एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। अगला सवाल दोस्तों, स्टेट 3 प्रोटेक्टिव एंड 2 रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव फंक्शन में प्रोटेक्शन करता है मार्केट के अंदर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि रेगुलेटरी फंक्शन में जितने भी ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, सबको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई द मेथड रिक्रूटमेंट हाईलाइटेड अबव। मेथड रिक्रूटमेंट पहचानना है और उसके 2 जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं वो पहचानने हैं दोस्तों, और इसके अलावा आपको मेरिट भी बतानी है क्या है इस चीज़ की। ओके, Mr. Vivek is a human resource manager of tire manufacturing unit with branches across the country. Whenever there is an increase in demand, more employees are needed. Sometimes he shifts the employees from one unit to another and at times move them to the higher positions, giving them more responsibility. In this way, he tries to meet the increased demand within the existing workforce. Existing मतलब नए नहीं आ रहे लोग, existing जो पुराने उन्हीं से काम करा रहा है, और ये बता रहे हैं कि जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भेज देते हैं, जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ से, और उसके बाद कभी कभार एम्प्लॉयज़ को हायरार्किकली मूव भी कराते हैं। तो ट्रांसफ़र चल रहा है और प्रमोशन भी चल रहा है, ट्रांसफ़र प्रमोशन सारे चल रहे हैं, मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। मेंशन कर देंगे कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ब्रैकेट में ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन दोनों ही चल रहे हैं, या फिर ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन ब्रैकेट में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बाकायदा मेंशन करके चलेंगे। दोनों चीज़ें मेंशन करनी कंपलसरी है दोस्तों। और इसके 3 मेरिट, सस्ता है, सबसे अच्छी बात है, इंटरनल सस्ता बहुत है, इकोनॉमिकल, लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी नहीं लगता, और इसके अंदर ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें काम बहुत जल्दी जल्दी फिल्डअप हो जाता है सारा का सारा, और एम्प्लॉइज़ मोटिवेट फील करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। हर इंसान मेहनत तो करता ही है, तो ये इसकी सारी मेरिट है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम है एड एक्सप्लेन द कंसेप्ट which was not considered by the company before deciding the amount of fund to be raised and state 4 points of its importance. Okay, पढ़ लेते हैं एक बारी। Kartik Limited is registered with the authorized capital rupees 10 crore. The paid up capital of the company is rupees 6 crore. The company was facing shortage of funds. पैसे की कमी है। The management of the company decided to raise funds by issue of 1 lakh equity shares of rupees 100 each. The issue was fully subscribed. After that, it was realized that the fund raised वर मोर देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ओके, 10 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल थी, 6 करोड़ पहले रखे हैं, 4 और ले लेते,
ये नए 10 करोड़ और क्या लेने की जरूरत थी, इन्होंने पैसा एक्सेस में रेस कर लिया और ज़्यादा रेस कर लिया। तो यहाँ पर इनके बीच में मुझे लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग कमी है, इनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, इनकी प्लानिंग बहुत बेकार है। ये अपने फर्म के फ्यूचर ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट नहीं तैयार कर पा रहे, कैसे करना है काम, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इन्हें कुछ नहीं पता, बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट मिसिंग है दोस्तों वो रहेगा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसकी 4 इंपॉर्टेंस आपको बचानी है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करती है, ऑप्टिमम फंड्स को लाने में हेल्प करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स कराने में हेल्प करती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अलावा हमारे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को भी लिंक करके चलती है, और हमारे बिजनेस के शॉक्स एंड सरप्राइज से भी हमें बचा के चलती है। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट इसी के साथ दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन है दोस्तों, शिवा लिमिटेड नीड to raise fund of rupees 30 lakh, its expected earning before interest and tax is rupees 3 lakh. The company wish to raise more funds. The debt is available at interest of 15% per annum. As a finance manager of the company, would you go for the debt? Show your working and justify your answer. Okay, working show करना है, तो debt 15% पर है, और EBIT से मेरे को सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों हमारा EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो 3 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, ये बैठेगा हमारा 10%, मतलब रिटर्न है सिर्फ 10% का, और ये कह रहा है इंटरेस्ट लेना है 15% वाला। बेवकूफ़ हो गया क्या भाई? बिल्कुल आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल नहीं। मैं फाइनेंशियल मैनेजर होते हुए साफ मना कर दूंगा कि ऐसा लोन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो कि 15% पर एनम पर है, क्योंकि मेरा रिटर्न बहुत कम है। भाई हमेशा लोन तब लूंगा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगा कॉस्ट ऑफ डेट से। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो फाइनेंशियल मैनेजर कह रहा है नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, क्योंकि इससे मेरा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और मेरी कंपनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी। सो ये इसका आंसर है दोस्तों मेरा। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया हो दोस्तों। ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, और एकदम जाइए और छा जाइए। ईश्वर आपका भला करेगा, फॉर श्योर भला करेगा। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।